हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और अगले 1 घंटे आज आपको देश में जनता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर में अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए घंटी बजानी है। अपने अधिकार आपको आज घंटी बजाकर बताना है कि हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ की मर्यादा नहीं रखी। आज आपको घंटी बजाकर बताना है कि हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी, एएसपी, एसडीएम, अलीगढ़ रेंज के आईजी तक ने उत्तर प्रदेश में जनता के कानून पर भरोसे की धज्जियां उड़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपको घंटी बजाकर पूछना है आज कि जो अधिकारी हाथरस की पीड़ित बेटी के रोते बिलखते परिवार को समझौता करने के लिए धमकी दें, जो पीड़ित परिवार को मीडिया से बात करने से रोकें, वो अधिकारी अब तक कुर्सी पर आखिर कैसे बैठे हैं? आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार, हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, हाथरस में एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा, अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोरडिया, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के हाथरस में कानून को ही कोरोना हो गया। इंसाफ की ऑक्सीजन का स्तर बहुत नीचे चला गया। हाथरस में कानून के चेहरे अपनी जान बचाने के लिए ऐसे जुटे कि पुलिस की पलटन बैरिकेड लगाकर हाथरस की पीड़िता के गांव के बाहर बैठा दी, ताकि कानून का झूठ अब और किसी को पता न चल पाए। अभी मुझे जैसे आदेश आएंगे बताएंगे। अभी हम नहीं सर, मीडिया को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा, इतना तो बता दीजिए प्लीज। क्यों मीडिया को रोक? भाई हम लोग यहाँ जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो काम कर रहे हैं। किसके इंस्ट्रक्शन? जो हमारे उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त हुए। संवाददाता अभिषेक रावत ने सुबह 10 बजे एक और कोशिश की। आखिर पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने देती पुलिस? सर, आज जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कोई कारण है सर? सर, कल तक तो आप लोगों ने अलाउ करा था। बात करने से पहले फिर भी सर बात कर रहा हूँ यार। ये आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब से जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि आखिर मीडिया को आज गांव के अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। दिन चढ़ा लेकिन सच छिपाने की कोशिश में जुटे हाथरस के अधिकारी पीछे नहीं हटे। भी आ रहे हैं कि मीडिया वाले लगातार जब इनसे कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए तो उसी को लेकर तैयार। सर, आप लोग क्या तैयारी क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? वो क्या रहा है सर? ये इतनी तैयारी किस चीज की है? 2 मिनट पीछे से बताएंगे। अभी बताएंगे। हुआ है नहीं कुछ हुआ है? कुछ चीज नहीं। आप में से कोई तो बता दे सर, इतना अचानक आप लोगों ने क्यों माहौल बना दिया? क्या हुआ है, किसी को पता है कुछ? आप में से किसी को पता है कि आप लोग क्यों यहाँ पर तैनात कर दिए गए अचानक? देखिए ये हालात है, सुबह से पूछ कर गला सूख गया लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। एकदम मूक दर्शक बनी हुई है पुलिस यहाँ पर। लेकिन हाँ, मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने देंगे, ये तय कर लिया गया है। मुख्य सड़क के किनारे ही नहीं बल्कि हाथरस में पीड़ित परिवार के घर जाने वाले दूसरे रास्ते पर भी पुलिस का पहरा बैठा कर रखा गया था। तो क्यों मना कर रहे हैं मीडिया को यहाँ से जाने से? अभी हमारी एसआईटी टीम काम कर रही है वहाँ पर, विवेचना जो टीम गठित हुई है। हाँ। उस वजह से तो अभी आगे आप खुद ही कह रहे गांव यहाँ पे नहीं है, तो गांव तो आगे तो रास्ता तो यही से है। तो फिर क्यों रोक रहे हैं? हम तो पैदल भी चले जाएंगे, आपको गाड़ी रोकनी है? नहीं प्लीज, अभी नहीं। किसकी तरफ से आदेश है सर, किसकी तरफ से? हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश। मतलब कहाँ से आया सर आदेश, बताइए। 1 मिनट बताइए, क्यों रोकी जा रही है गाड़ी यहाँ पर? मुख्य रास्ते पर सुबह से, हाथरस की बेटी के घर जाने वाले रास्ते पर दिन भर, हाथरस के परिवार के गांव जाने वाले दूसरे रास्ते पर भी पुलिस का पहरा क्यों बैठाया गया? क्योंकि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का हाथरस के पीड़ित परिवार को धमकी देने का सच एबीपी न्यूज सामने न ले आए। वो सच क्या है सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए हाथरस के सबसे बड़े अधिकारी प्रवीण कुमार के इशारे पर कैसे हाथरस में आपातकाल लगा दिया गया। मना किया जा रहा है? इधर से कहाँ जाएंगे आप? हमें बुलगड़ी गांव जाना है, तो क्यों रोका जा रहा है हमें? नहीं तो ये रास्ता भी तो जा रहा है ना गांव में। करा दो ना, अपनी गाड़ी को ऐसे खड़ी कराओ। चलो मोड़ो अपनी गाड़ी।
कोई आदेश है सर यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जानी है क्या? थोड़ी पीछे कराओ, गाड़ी हम पीछे करा लेंगे, लेकिन हमें अपनी गाड़ी को मैडम, हाँ हमारी बात है, आप अपनी गाड़ी को थोड़ी पीछे तो कराओ, हमें आगे निकलना है। नहीं, आपको आगे निकलना है। हम ये कह रहे हैं कि हम भी तो यहाँ पे पहुँचे हुए, हमको क्यों रोक? नहीं, हम इसके लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए सर कौन अधिकृत कौन है, मतलब क्यों रोका गया? किसी कोई तो बताएगा हमें, किस वजह से आप लोग रोक रहे हैं? क्या छिपा रहे थे हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार, जो मुख्य रास्ते पर बैरिकेड लगाए, अंदर के रास्ते पर पुलिस का पहरा बैठाया? अंजलि सिंह लगातार पूछती रही, बताओ क्यों नहीं जाने दोगे पीड़ित परिवार के पास? इनके पास आदेश है, कहाँ से आदेश है, कौन सा आदेश है, ये नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी निकलने के लिए रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच अंदर चल रही है और इसलिए यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी खड़े हैं, पुलिस के जो तमाम कर्मचारी खड़े हैं, उनका ये कहना है कि गांव में जाने की मनाही है। क्यों मनाही है किसी को नहीं पता, किस लिए मना कर रहे हैं नहीं मालूम, और यहाँ से पुलिस की गाड़ी निकल रही है। अलीगढ़ के डीएम के इशारे पर कठपुतली बने अफसर अब एबीपी न्यूज को हाथरस में पीड़ित के घर जाकर सच जानने से रोकने के लिए गुस्सा दिखाने लगे। यहाँ बाहर से आप लोग क्या यार, फिर कोई गाड़ी लाइए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दोनों रास्ते जो ये लड़के उधर को पुलिस की झुंझलाहट आप देख सकते हैं। इस यही वजह है कि मीडिया जो चाहे तो आप मुख्य रास्ते से जाएं, चाहे तो किसी और रास्ते से जाएं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लगवा के रास्ता बंद कराया जा रहा है। बुधवार को चोरी छिपे हाथरस की बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराने वाले हाथरस के अधिकारी क्या मीडिया के सामने चुपचाप अंतिम संस्कार करने का अपराध सामने आने के बाद अब एबीपी न्यूज की सच दिखाने की मुहिम से डर रहे थे? अधिकार होता है किसी भी आरोपी का या किसी भी पीड़ित परिवार का कि वो अगर चाहे तो मीडिया से बात कर सकता है। तो ये बताइए, अधिकारियों ने मना कर दिया, पीड़ित परिवार से क्या आपने पूछा है? उनसे पूछा है कि वो मीडिया से बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? कोई जवाब नहीं है, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट। सर क्यों रोका गया है, क्या आदेश है आप लोग के पास, ये बता दीजिए। आदेश ये है, कभी कोई नहीं जाएगा अंदर। क्यों, वजह बता दीजिए। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत, संवाददाता प्रतिमा मिश्रा, अंजलि सिंह, तीनों को हाथरस में दिन भर पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। बावजूद इसके हाथरस में पीड़ित के गांव तक एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह पहुंची थी और पुलिस से उनका गांव के भीतर आमना सामना भी हुआ। तो क्या हुआ? आपको मालूम है आज मीडिया अलाउ नहीं है? हम तो गाँव से रास्ते से आए ना। नहीं, रास्ते कौन से रास्ते से आ रहे हो? अब तक आपकी 14,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाथरस के डीएम, एसपी, एएसपी, एसडीएम और आईजी तक इस पूरे केस में शुरुआत से फेक न्यूज फैलाने के आरोपी हैं, सच छिपाने के आरोपी हैं। हाथरस के डीएम दबाव बनाकर, झूठ बोलकर पीड़ित परिवार को बरगलाने के आरोपी हैं, और वो इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम को हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने से रोक रहे थे। इसका एक सबूत अब देखिए। हाथरस के पीड़ितों से मिलने से एबीपी न्यूज को क्यों रोका? डीएम प्रवीण कुमार ऑन कैमरा क्या कहते हैं, पहले ये सुन लीजिए। जो पीड़ित के पिता है और जो परिजन है, उन्होंने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि हम प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे पूर्णतः संतुष्ट है। मुझे लगता है कि हमको जो पीड़िता के परिजन और उनके द्वारा जो कही हुई बातें हैं उनका हमको सम्मान करना चाहिए। परिवार संतुष्ट है तो फिर डीएम साहब ऐसा क्या था कि बुधवार को भी आपकी गाड़ी के पीछे भागता पीड़ित का परिवार रोता बिलखता रहा? आप नहीं सुने। कल रात को हम लोगों के साथ में मारपीट, मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है, मेरे ससुर को धमकी दी है, मेरे देवर को मारने की धमकी दी है। मेरे पापा उन्हें अपने साथ बिठा के लाए हैं ताकि वो कुछ किसी के सामने बोल ना सके। और गुरुवार को मीडिया के कैमरे देखकर डीएम प्रवीण कुमार आपको सच बताने से क्यों बचना पड़ा? सर एक सवाल, सर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये देखिए डीएम रवाना हो गए। यहाँ पर मलहम लगाने वालों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और जिन पर आरोप लगा हुआ है कि जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं वो अंदर बाहर लगातार कर भी रहे। ये देखिए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। एक एक कर यहाँ पर जो गाड़ियाँ अंदर गई थी अब बाहर आ गई है। दरअसल मीडिया को पीड़ित बेटी के गांव के बाहर रोककर डीएम प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार को धमकी देने गए थे।
इस वीडियो को देखिए जिसमें ये है जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और सामने ये बैठे हैं हाथरस की पीड़ित मृतक बेटी के बुजुर्ग पिता। और अब डीएम की धमकी कथा सुनिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे, कल आएंगे और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, आखिर लक्ष्य क्या है आपका? इंसाफ दिलाना या धमकी देना? मैं प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज की संवाददाता, लगातार हाथरस में मौजूद हूँ। पीड़ित परिवार से बात कर रही हूँ। बताया उस परिवार ने मुझे कैसे धमकी देकर गए हैं आप उस परिवार को जिसकी बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार तक पहले आपने छीन लिया। ये एबीपी न्यूज की संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ही थी जिनके सामने पीड़ित बेटी की मां ने रोते हुए बुधवार को बताया था कैसे रेप के बाद उनकी बेटी की गर्दन को अपराधियों ने तोड़ा था। ऐसे में जब डीएम प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार को धमकी देकर गुरुवार को चले गए और मीडिया को अंदर जाने से रोका गया, तो पीड़ित परिवार ने प्रतिमा मिश्रा को मैसेज किया और लिखा, मैं मामा हूँ, अभी मेरी फैमिली से बात हुई। वहाँ डीएम और आईपीएस अधिकारी दोनों फैमिली को धमका रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी लड़की कोरोना से मर जाती तो क्या इतना मुआवजा मिल जाता। और गांव से धमकी आ रही है कि अगर संदीप यानी जो आरोपी है उसको फांसी हुई तो लड़की का भाई भी नहीं बचेगा। प्लीज कुछ कीजिए, मेरी फैमिली खतरे में है। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा को पीड़ित परिवार ने अपना बयान वीडियो बनाकर भेजा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहा है कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी से उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। अब सवाल सीधा सा उठता है कि जिस परिवार को न्याय का भरोसा 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देते हैं, क्या उसी उत्तर प्रदेश में एक जिले का डीएम, एसपी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो सीएम के भरोसे को तोड़कर पीड़ित परिवार को धमकाते हैं? ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम तो कौन भरोसा? पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, आप 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये नहीं पता कि न्याय करने की जगह अन्याय करने की गलत ट्रेनिंग आपको किस अकेडमी से मिली। ये जरूर पता है कि इलाज कराने से लेकर इंसाफ दिलाने तक हाथरस में आपने केवल कानून को कुचला। और ये बात एबीपी न्यूज इसलिए कहता है क्योंकि जिस पिता की सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करा के प्रशासन ने इस बात का ढिंढोरा पीट दिया कि अब परिवार को कोई शिकायत नहीं। आरोप है कि ये सब करने के लिए भी पीड़ित बेटी के पिता पर दबाव बनवाया गया था। सबूत सुनिए। यहाँ से हमें दबाव देकर लेके गया कि वहाँ चलकर थाने लेके पहुँचे कि योगी से बात कराएंगे। वहाँ लेके वहाँ PWD में उनका पूरा प्रेशर था और कहा कि वहाँ पुलिस वाले डीएम साहब ने पूरा दबाव दे के साइन करा लिए और उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। और मेरी जो इसकी केस की बिटिया की जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, CBI जांच होनी चाहिए। दबाव बना के कहा कहते पुलिस वाले वहाँ तो सब अधिकारी है और यहाँ भी किसी को कहा कहते बाहर नहीं निकलने दे रहे और मीडिया बाहर कोई किसी को नहीं आने दे रहे। आपके मिस्ड कॉल की तादाद बढ़ गई है। 18,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल अब तक हमें मिल चुकी हैं। हाथरस के डीएम भी सुन लें ये बात। प्रवीण कुमार अब बयान जारी करके कह तो रहे हैं कि वो तो जिलाधिकारी होने के नाते पीड़ित परिवार का सुख दुख जानने के लिए गए थे, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि सुख दुख जानने गए थे तो ये कहने का क्या मतलब था कि मीडिया वाले आज हैं कल नहीं रहेंगे। एसआईटी की टीम जब परिवार से बात कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, तो क्या मीडिया उस जांच को रोक देता? अगर नहीं तो फिर क्यों मीडिया को गांव में घुसने से रोका गया? डीएम साहब की दलील सुबह ये थी। 1-2 लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण मिले हैं
तो हम यहाँ आज एहतियात के तौर पे सीएमओ के माध्यम से कोरोना टेस्टिंग करा रहे हैं। तो इस कारण भी मैं अपील करूंगा कि हमारा कृपया सहयोग करें। कोरोना के लक्षण जिन पुलिस वालों से मिलने के दावे किए गए, उनमें तो कोरोना की अब तक पुष्टि भी नहीं हुई। ये बात खुद हमने सीएमओ से पूछी है। पीड़िता के गांव में पुलिस बल तैनात थे, उसमें से 2 से 3 में आप बता रहे हैं कि लक्षण हैं। जी, लक्षण हैं। हाँ जी। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कोविड हुआ है नहीं हुआ? अभी पुष्टि नहीं है। ठीक है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार कहते हैं मीडिया को कोरोना के कारण रोका गया। हम कहते हैं कि कोरोना तो हाथरस के कानून को हो गया है, जिसे पीड़ित परिवार से झूठ बोलने का बुखार चढ़ा है, जिसके डीएम के राज में इंसाफ दिलाने के ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा चुका है, जो झूठ के प्लाज्मा के सहारे अपना चेहरा बचाने में जुटा है। इसीलिए आज एक बार फिर एबीपी न्यूज की राय है, हाथरस में केस को दबाने वाले, लापरवाही करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई हो। हाथरस के डीएम, एसपी, एएसपी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और आईजी तक पर सरकार एक्शन ले, जिन्होंने न संविधान की सुनी न धर्म की सुनी। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। 35,000 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल अब तक हमें आपकी मिल चुकी हैं। देखिए, 7 जिलों में 14 यौन शोषण के मामलों में हुई रिसर्च बताती है कि पुलिस ऐसे ज्यादातर मामलों में पहले एफआईआर दर्ज करने में ही आनाकानी करती है। दावा है कि ऐसे मामलों में 2 दिन से 228 दिन तक पुलिस लगा देती है सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में। इसीलिए बेटियों को इंसाफ मांगना जंग लड़ने जैसा लगता है। हाथरस जैसी दिल दहलाने वाली वारदात बलरामपुर जिले में भी हुई, जहां कॉलेज एडमिशन के लिए निकली 22 साल की छात्रा से गैंगरेप हुआ। आरोप है बच्ची की कमर और टांग तोड़ दी गई, पीड़ित को बचाया नहीं जा सका। आरोप है कि पुलिस और अफसरों ने बलरामपुर में भी हाथरस की तरह मामले को दबाने की कोशिश की। तो बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती। भदोही में 14 साल की बच्ची का सिर खेत में ले जाकर कुचला गया। आशंका है इस बच्ची से पहले रेप हुआ। बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची से एक दबंग ने अगवा कर रेप किया, तेजाब से जलाकर मारने की धमकी दी। आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची से रेप में पड़ोसी गिरफ्तार हुआ। एटा में महिला को कई दिनों तक बंधक बनाकर रेप करने का आरोप एक बीजेपी नेता और उसके साथियों पर लगा। आरोपी के बीजेपी से संबंध होने के कारण दावा है कि पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की, इसलिए सभी आरोपी अब तक फरार हैं। बागपत में 17 साल की नाबालिग को रेप के बाद आरोपी ने धमकाया, ब्लैकमेल किया। तंग आकर पीड़ित ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पिछले महीने विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से दिए आंकड़े पेश करते हुए दावा किया था कि राज्य में कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर हुई। अपराध का ग्राफ गिरा, लेकिन पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की वारदात कानून व्यवस्था पर नया सवाल उठाती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2019 में 3065 रेप केस सामने आए, यानी 8 केस रोजाना। 2018 में 3946 यानी 11 केस रोज। 2017 में 4246 यानी 12 केस रोज। 2016 में 4816 रेप केस यानी औसत 13 केस रोजाना। जबकि 2019 में 301 गैंगरेप केस, 2018 में 492, 2017 में 676 और 2016 में 682 गैंगरेप केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे। ये आंकड़े भले दिखाते हो कि उत्तर प्रदेश में रेप और गैंगरेप की वारदात लगातार घटी है, लेकिन सवाल है कि यूपी में कानून अगर ठीक से काम कर रहा है तो फिर रेप जैसे अपराध क्यों नहीं रुकते? जवाब इन आंकड़ों में छिपा है, जो बताते हैं कि रेप जैसे अपराधों में सजा की रफ्तार देश में बहुत धीमी है। 2019 में देश में सिर्फ 27.8% बलात्कार जैसे संगीन मामलों में सजा आरोपियों को मिल पाई। 2018 में सिर्फ 27.2% केस में, 2017 में सिर्फ 32.2% मामलों में दोषी बलात्कारियों को सजा कानून दिला पाया। 2016 में सिर्फ 25.1% रेप मामलों में सजा दोषियों को कानून दिलवा पाया। और इसी कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जिस पुलिस विभाग और अधिकारियों पर है, वो कितनी जिम्मेदारी से महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इसकी गवाही हाथरस में बेटी के साथ हुई वारदात और उसमें प्रशासनिक संवेदनहीनता देती है।